नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक राजेश शुक्ला एक बार फिर से डीके शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं और नियमित रूप से पढ़ लिख रहे हैं। पढ़ाई लिखाई की निरंतरता जरूर बनाए रखिएगा और इसी निरंतरता को बनाए रखने के लिए हम लोग नियमित रूप से आपकी क्लासेस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और उसी क्रम में आप इतिहास का जो पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं उसके अध्याय 3 में हम लोग आज लेक्चर नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। तो आपका अध्याय 3 आपको याद ही है, आरंभिक नगर यानी सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। अर्लीस्ट सिटीज का मतलब ही हुआ कि आप इंडस सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आज इसके लेक्चर नंबर 4 पर हम लोग हैं और इसमें अब तक पिछले 3 लेक्चर जो आपने पढ़े वो आपको ये बताने के लिए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता किस समय की है, वर्तमान में इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा और इससे जुड़े कई पक्षों को आपने अब तक देखा। तो जब हम किसी भी सभ्यता या संस्कृति की बात करते हैं तो उसके कई पक्ष होते हैं। एक बार फिर से मैं उसी चीज को आपको स्पष्ट करता हूं। देखिए, एक तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जब हम सभ्यता कहते हैं यानी जब हम बात करते हैं सिविलाइजेशन की, तो सिविलाइजेशन का एक भौतिक पहलू होता है, लाइफ का एक फिजिकल एस्पेक्ट होता है जिसमें आप ये देखते हैं कि मानव के व्यवहार, जो जीवन के प्रति उसका नजरिया, जो लोगों के प्रति उसका व्यवहार है, वही सभ्यता कहलाती है। यानी आप इसको ऐसे समझिए कि हम किस तरीके के रीति रिवाज का पालन करते हैं, हम किस धर्म में आस्था रखते हैं, हमारा समाज कैसा है, हम किस तरह का खान पान अपनाते हैं, हमारे कपड़े पहनने के ढंग क्या है, ये सब सभ्यता के भौतिक पहलू हैं, ये इसके फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं। तो कुल मिलाकर के किसी भी सभ्यता की बात की जाए तो इसके अंतर्गत आप देखते हैं इसका एक सामाजिक पहलू है, यानी समाज के बारे में बात करना। आप कह सकते हैं इनकी सोशल कंडीशन के बारे में जानना। फिर इसी तरीके से इनके राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी, राजनीतिक जीवन कैसा था, यानी पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी। फिर इसके साथ साथ इनका आर्थिक जनजीवन कैसा था, आर्थिक व्यवहार कैसे थे, यानी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। और फिर इनका धार्मिक जीवन कैसा था, यानी रिलीजन कैसा था। तो इस तरीके से यहां पर जब हम किसी भी समय की सभ्यता की बात करें तो उस समय का समाज, उस समय की संस्कृति, उस समय का धर्म, उस समय के आर्थिक जीवन, इन सभी पक्षों पर बात करते हैं। अब इस सभ्यता को जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं विशेष नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता यानी इस सिविलाइजेशन का एक विशेष नामकरण कर दिया गया है हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो यही नामकरण क्यों प्रयुक्त हुआ, ये नेमिंग कैसे हुई, ये आप पिछले लेक्चर्स में बखूबी जान चुके हैं कि जिस पुरा स्थल से इस सभ्यता के उद्घाटित होने का प्रमाण मिलता है, इस सिविलाइजेशन के बारे में जहां से हमें जानकारी मिलनी प्रारंभ होती है, वो साइट्स या वो पुरा स्थल आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक जगह से प्राप्त हुआ। हड़प्पा ही इनका खोजा गया पहला नगर था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और चूंकि प्रारंभ में इस सभ्यता के जितने भी पुरा स्थल खोजे गए, जितने भी साइट्स खोजे गए, वो सब सिंधु घाटी के आसपास के क्षेत्रों में लोकेटेड थे।
अवस्थित थे, इसीलिए उसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी नाम दिया गया। तो ये सब बातें आप बखूबी जान चुके हैं। आज इस क्रम में हम लोग जो आगे पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली वो इनके नगरीय जीवन पर बात हो रही थी पिछली क्लास में, वहीं से आगे बढ़ूंगा मैं। नगरीय जनजीवन कैसा था, यानी इनकी सिटी लाइफ कैसी थी, और इसके साथ साथ यहां पर इनका आर्थिक जीवन कैसा था। आर्थिक जीवन के पक्ष पर बात करेंगे, यानी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, इसको आज जानने की कोशिश करेंगे। और उससे भी महत्वपूर्ण पक्ष है कि आखिर इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, सभ्यता के अंत का रहस्य क्या है। एंड ऑफ सिविलाइजेशन। तो इन सभी मुद्दों पर हम लोग आज बात करने वाले हैं, यानी मुख्य रूप से आज की क्लास में हमारा जो मुख्य विषय है चर्चा का, वो यही 3 बिंदु है जिस पर आधारित चर्चा हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपको पिछली क्लास में ही ये बात मैंने बताई थी कि ये लोग व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। इनके आर्थिक जीवन पर चर्चा प्रारंभ हो चुकी थी पिछली क्लास में, वहीं से मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। तो आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जहां पर हम लोग पहुंचे थे उससे आगे बढ़े तो अगला टॉपिक आता है कच्चे माल की खोज में। अब इस पूरे पैराग्राफ में परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन सी बातें अहम है, क्या क्या इससे प्रश्न आ सकता है, उसे मैं हाईलाइट करता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा, और कुछ चीजें जहां समझने वाली होंगी वहां मुझे एक्सप्लेन करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये कह रहा है कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो ये जानकारी दी गई कि रॉ मटेरियल्स कहते किसे, कच्चा माल का मतलब क्या। तो एक तो ये कह रहा कि ये प्राकृतिक रूप से मिल सकता है, नेचुरली हमें मिल सकता प्राकृतिक रूप से। जैसे मान लीजिए ये लोग औजार बनाते थे पत्थर के, तो पत्थर के औजार बनाने में जो कच्चा माल है वो पत्थर है, और पत्थर प्रकृति के द्वारा मिला। फिर इसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि इसका उत्पादन भी किया जा सकता। जैसे सूती कपड़ा बनाना है तो हमें कपास चाहिए, अब कपास का क्या है, कच्चा माल है, किसके लिए, सूती कपड़े के लिए। तो ये कपास आया कहां से, किसान ने इसे पैदा किया। तो इस तरीके से कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स उसे कहते हैं या तो जो प्राकृतिक रूप से मिले और या फिर उनका उत्पादन करे कौन, किसान या पशुपालक। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क हैं, हम चाहे लकड़ी की बात करें चाहे मेटल ओर की बात करें, ये प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो कोई अन्य घरेलू उपकरण हो जो लकड़ी के बने हैं। तो यहां पर लकड़ी प्राकृतिक रूप से हमें वनों से मिलने वाला उत्पाद है। ऐसे धातुओं के अयस्क, चाहे वो लोहा है, तांबा है, तो ये जो धातु हमें प्राप्त होते हैं, मेटल्स प्राप्त होते हैं, ये भी नेचुरली प्राप्त होते हैं। कच्चे रूप में ये जिस रूप में प्राप्त होते हैं उसको फिर बाद में साफ किया जाता है या उससे प्योर मेटल निकाला जाता है। तो जो इसका कच्चा रूप होता है उसी को अयस्क कहते हैं। और तो यहां जो धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, ये क्या है, कच्चे माल जो हमें प्राकृतिक रूप से मिले। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थीं जिसको प्राप्त करने के लिए इन्हें अलग जाना पड़ता था। तो लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन जैसे तांबा, लोहा है, सोना है, चांदी है,
या बहुमूल्य पत्थर हैं जैसे पदार्थों का वो दूर दूर से आयात करते थे। हालांकि बच्चों एक जानकारी बता दूं, यहां ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है क्योंकि ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये मैं यहां अलग से लिख दे रहा हूं। अब हालांकि एनसीईआरटी में ये मेंशन है, तो ये इस क्रम में मेंशन है बताने के लिए कि कुछ धातुओं को लेने के लिए बाहर जाना पड़ता था, अलग से धातु ये लेकर आते थे। तो लोहे का जिक्र मुझे लगता है भूलवश यहां किताब में कर दिया गया, अदरवाइज लोहे का ज्ञान बाद में चलकर इंसान को हुआ। मनुष्य द्वारा सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया गया वो तांबा थी। तांबे के बाद इन्होंने तांबे में टिन मिलाकर कांसा नाम की एक नई धातु बनाई, हड़प्पा वासियों ने ही बनाई। लेकिन लोहे का ज्ञान आप लोग आगे पढ़ने वाले वैदिक काल में आर्यों को हुआ। वैदिक साहित्य में पहली बार लोहे का प्रमाण मिलता है। तो यहां पर सोने से परिचित थे, चांदी से परिचित थे, तांबे से परिचित थे, बहुत सारी बहुमूल्य पत्थरों से बनी हुई चीजें भी इस्तेमाल करते थे, मनके बनाते थे, इन सबको दूर दूर से आयात करते थे। यानी मैंने आपसे क्या कहा था कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार बहुत ही विकसित अवस्था में था। यानी उस समय अगर देखा जाए तो आयात निर्यात जैसी चीजें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसी चीजों में भी ये लोग इन्वॉल्व थे। तो यहां ओवरऑल आपको यह ध्यान रखना है कि विदेशी व्यापार का प्रचलन था या नहीं था, यह प्रश्न आएगा। तो विदेशी व्यापार का प्रचलन था, विदेशी व्यापार का प्रचलन था, यानी आयात और निर्यात दोनों होता था, आयात और निर्यात दोनों होता था। तो किन चीजों का ये आयात करते थे अगर प्रश्न आ जाए तो बहुमूल्य पत्थरों का, तांबे का या फिर सोने चांदी का आयात करते थे, जैसा यहां पर बताया गया। फिर आगे बढ़े, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात। अब देखिए यहां से एक प्रश्न बनना शुरू हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैं वेरी इंपॉर्टेंट मान रहा हूं, जो एग्जाम में इससे पूरा प्रश्न आने वाला है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहां से करते थे? तो संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। अब राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी, और खेतड़ी एक ऐसी जगह है जहां पर तांबे की खान है, कॉपर की माइन, तांबे की खान। आज भी ये तांबे की खान यहां मौजूद है और उत्खनन करके, माइनिंग करके यहां से तांबा निकाला जाता था हड़प्पा काल से। तो राजस्थान के खेतड़ी से तांबे का खनन करते थे, कॉपर की माइनिंग करते थे और कॉपर लाते थे यहां हड़प्पा के लोग। तो तांबे का आयात कहां से होता था? राजस्थान से। यहां तक कि पश्चिम एशियाई देश है, एक पश्चिम एशियाई देश है ओमान, गल्फ कंट्रीज भी ने कहते, खाड़ी के देश, क्योंकि एक तरफ आप देखेंगे फारस की खाड़ी है, नीचे लाल सागर है, और एक तरफ यहां पर लाल सागर के और फारस की खाड़ी के नीचे अरब सागर का क्षेत्र है। तो ओमान आप देखेंगे, सऊदी अरेबिया का जो प्रायद्वीपीय भाग है उससे नीचे यमन और ओमान। तो ओमान एक खाड़ी देश है, एक पश्चिम एशिया में स्थित है, और वहां से भी ये लोग तांबे का आयात करते थे। तो दो महत्वपूर्ण बातें आपने जानी, तांबे का आयात घरेलू स्तर पर राजस्थान के क्षेत्रों से होता था और विदेशी स्तर पर पश्चिम एशियाई देश ओमान से। इसी आधार पर अभी पहले मैंने क्या लाइन लिखी, विदेशी व्यापार का प्रचलन था। यानी व्यापार कितनी उन्नत अवस्था में रहा होगा, ट्रेड कितना एडवांस रहा होगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात निर्यात दोनों चल रहा। अब इसके साथ साथ आयात निर्यात में भी आप देख रहे हैं कि कुछ विशेष चीजों का आयात होता था, जैसे तांबे का, तो कहां से? राजस्थान और पश्चिम एशियाई देश ओमान से। फिर कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन, यानी अब देखिए मैंने क्या बताया था कि इन लोगों ने कांसे का आविष्कार किया
इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। तो कैसे किया? तांबा पहले से ही प्रयुक्त हो रहा था, इसमें इन्होंने टिन मिलाया, तांबा और टिन मिलाकर इन्होंने कांसे की खोज की, कांसे को बनाया। और ये जो टिन मिलाते थे इसमें कांसे में, सॉरी, जो तांबे में ये यहां पर टिन मिलाते थे, तांबे में टिन मिलाने के लिए टिन की जरूरत जो पड़ती थी, इसकी पूर्ति कहां करते थे? ईरान और अफगानिस्तान से। तो ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन किन देशों से इनका आयात होता था। तो एक आपने नाम देखा ओमान, और ओमान से क्या मंगाते थे? तांबा। विदेशी व्यापार में किन किन देशों से इनके संबंध मिल रहे हैं जरा देखिए। ईरान से क्या मंगाते थे? तो टिन। अफगानिस्तान से क्या मंगाते थे? तो टिन। ये इसी में इसका जवाब आपको मिल रहा। तो ईरान से जो इनका व्यापार था टिन का आयात, अफगानिस्तान से जो व्यापार चलता था टिन का आयात। अब बात आती है घरेलू स्तर पर सोने का आयात करते। आज भी आप जानते हैं कोलार की खान सोने के लिए भारत में प्रसिद्ध है, कोलार माइंस। तो जो कोलार की खान है कर्नाटक में, तो वहां से ये आधुनिक कर्नाटक के क्षेत्रों से ये सोना मंगाते थे। और ऐसे ही बहुमूल्य पत्थर का आयात कहां से होता था? गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से। यानी ईरान और अफगानिस्तान से टिन के साथ साथ बहुमूल्य पत्थर भी मंगाए जाते थे, बहुमूल्य पत्थर भी मंगाए जाते थे ईरान और अफगानिस्तान से। तो तांबा कहां कहां से आया? राजस्थान के खेतड़ी से और ओमान से। सोना कहां से आया? कर्नाटक से। और बहुमूल्य पत्थर कहां से आया? तो ईरान, अफगानिस्तान और गुजरात से। और टिन कहां से आया? तो अफगानिस्तान और ईरान से। तो ये पूरी लिस्ट ही यहां से निकल रही है, और ये एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये स्टार पॉइंट है कि सोने का आयात, स्टार पॉइंट है टिन का आयात। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूं। तो सबसे पहले तांबे का आयात, एक प्रश्न यहां से निकलेगा। फिर उसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं टिन का आयात, इस पर प्रश्न बन सकता है। और तीसरा फिर सोने का आयात, इस पर प्रश्न बन सकता है। और फिर इसके साथ साथ बहुमूल्य पत्थर का आयात। ठीक है, तो ये जो आयातित वस्तुएं हैं इनकी लिस्ट आपको दिख रही है, और कहां कहां से आयात हो रहा है ये भी आपको मैंने बताया। तो पूरी लिस्ट याद रहेगी, आगे बढ़ा जाए। अब ये कह रहा है कि चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया करते थे। एक खिलौना मिला, एक खिलौने का चित्र देखिए। ये देखकर आपको लग रहा होगा कि ये लोग पहिए से परिचित थे, क्योंकि पहिया तो पाषाण काल में ही आ गया था, नवपाषाण काल में। तो मिट्टी के बर्तन बनाने की जो कला आई, कुम्हार जो चाक नचाता और उससे मिट्टी का बर्तन तैयार करता, वही तो पहिए का कॉन्सेप्ट है, वही तो व्हील है, चक्र। तो यहां से पहिया आया, और पहिए से ही इन्होंने वाहन का निर्माण शुरू किया, जिसमें बैलगाड़ी जैसी चीज दिखाई दे रही कि इंसान या पशु इसे खींच सकता है। तो इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर है। तो ये दिखाता है कि ये शायद बैलगाड़ी जैसी चीजों से परिचित थे, और बैलगाड़ी से परिवहन करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। और ये मुहर दिखाती है कि ये लोग व्यापार में मुहरों का प्रयोग करते थे, ये सील है इनकी। तो इससे प्रमाणित होता है कि परिवहन और संचार जैसे साधन विकसित होने लगे थे, और इसके साथ साथ मुहरों का प्रयोग किया जाता था। यानी व्यापार और परिवहन जैसी विकसित अवस्था देखने को मिलती है सिंधु सभ्यता। तो इन्हीं सारी बातों को यहां पर ट्रांसलेट किया गया है कि रॉ मटेरियल्स का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल्स किस फॉर्म में हमें मिलते हैं, नेचुरली भी मिल सकते हैं और प्रोड्यूस भी किए जा सकते हैं। कब प्रोड्यूस्ड आइटम्स को हम रॉ मटेरियल्स मानते हैं? जब हम यहां पर दूसरी चीजों को मैन्युफैक्चर करने में उसका इस्तेमाल करें। जैसे कॉटन के अगर यहां टेक्सटाइल तैयार किए जा रहे हैं,
तो जो किसान कॉटन प्रोड्यूस करेगा वो रॉ मटेरियल हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर इन्होंने बताने की कोशिश की है कि रॉ मटेरियल को पाने के लिए डिस्टेंस प्लेसेस पर जाया करते थे। अब इसमें अगर आप देखें तो जिन जिन चीजों का ये इंपोर्ट करते थे उसके बारे में जानकारी है कि कॉपर कहां से प्राप्त करते थे। इसके साथ साथ यहां पर आपने देखा ब्रोंज बनाने के लिए ये कॉपर में टिन मिलाते थे, तो टिन कहां कहां से इंपोर्ट करते थे, यानी कॉपर का इंपोर्ट और टिन का इंपोर्ट। और फिर इसके साथ साथ यहां पर अगर देखा जाए तो गोल्ड का इंपोर्ट कहां से करते थे। और फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो कह सकते हैं प्रीसियस स्टोन्स कहां से ये इंपोर्ट करते थे। इसकी पूरी लिस्ट यहां पर दी गई है, इन्हीं चीजों को आप ध्यान दें। बाकी गुड्स को कैरी करने के लिए एक प्लेस से अनदर प्लेस पे ये इन चीजों के इस्तेमाल से परिचित हो चुके थे। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कार्ट आपको दिखाई दे रहा, ठीक है, बुलक कार्ट जैसी चीज लग रही है, इंसानों द्वारा खींचने वाला कार्ट है। और यहां पर आपको ये सील दिखाई दे रही जो ये दिखाता है कि ट्रेड में इंडल्स थे। आगे बढ़ते हैं। अब नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन, तो अगर हम सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन की बात करें, इनकी अर्थव्यवस्था की बात करें, इनकी इकोनॉमी की बात करें, अगर हम इनकी इकोनॉमी की बात करते हैं तो क्या पाते हैं कि कृषि और पशुपालन ही इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। कृषि और पशुपालन का महत्व अभी भी था, एग्रीकल्चर और एनिमल रेयरिंग, और इसके साथ साथ व्यापार विनिमय भी बहुत महत्वपूर्ण था, व्यापार विनिमय भी होता था। हालांकि व्यापार में यहां पर ध्यान रखिएगा वस्तुओं की अदला बदली करते थे लोग, वस्तुओं की अदला बदली, अदला बदली करते थे, यानी इसे कहते हैं ट्रेड में ट्रेड प्रैक्टिसेस कैसे करते थे लोग, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो आप ये कह सकते हैं कि व्यापार में या विनिमय में धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं था, मुद्रा प्रणाली का जन्म नहीं हुआ था। इसी को कहा जाता है बार्टर सिस्टम, यानी ये बार्टर सिस्टम पर बेस्ड था, या जिसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे बहुत पहले गांव में क्या होता था कि हम दुकान पर कोई सामान लेने गए तो अनाज दे करके उसके बदले में कुछ ले लिया। अब तो यह प्रचलन 21वीं शताब्दी में संभव नहीं है, शायद रेयरेस्ट केस हो किसी गांव में, लेकिन पहले आपको शायद ही याद हो, नहीं आपसे पहले की जो जनरेशन, मैं अपने दौर की बात करूं तो मैंने कम से कम देखा है कि गांव में आइसक्रीम बेचने कोई आता था तो गांव के बच्चे अपने घर से अनाज लाकर देकर वो आइसक्रीम ले लेते थे। बर्फ का गोला जो बेचता था वो अनाज दे करके, तब जब कोई वस्तु आप सामान दे करके ही सामान लें, यानी पैसा देकर नहीं बल्कि वस्तुओं की अदला बदली हो, गेहूं दिया चावल ले लिया, तो भाई गेहूं ज्यादा क्वांटिटी में देना पड़ेगा, चावल कम क्वांटिटी में मिलेगा, क्योंकि उसके मूल्य के हिसाब से चीजें तय होंगी। लेकिन जब वस्तुओं के अदला बदली से व्यापार चले तो उसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो व्यापार तभी हो सकता है जब इनका आर्थिक जीवन बेहतर रहा हो, बेहतर तरीके से ये कहीं ना कहीं अनाज पैदा करते हो, यानी सरप्लस में प्रोडक्शन हो, क्योंकि एक किसान तभी अपना अनाज बाजार में बेचने जाएगा जब उसके परिवार के भरण पोषण से ज्यादा अनाज उसके पास, जो आवश्यकता उसकी है उसकी पूर्ति के अलावा भी उसके पास अनाज है, जिसे हम कहेंगे अधिशेष उत्पादन, प्रोडक्शन सरप्लस। तो सरप्लस में प्रोडक्शन होगा तभी यहां किसान आएगा अनाज बाजार में बेचने के लिए। तो व्यापार की समुन्नत अवस्था, व्यापार की जो बेहतर अवस्था दिखाई दे रही है
वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं कृषि की हालत भी अच्छी थी, पशुपालन भी था, और कहीं ना कहीं इनके नगरीय जीवन का बहुत बड़ा आधार गांव ही थे। जब गांव खुशहाल थे, गांव में अच्छी खेती होती थी, तभी शहर फल फूल पाए। तो इसी बारे में अभी कुछ जानकारी दे रहा है। इनके आर्थिक जीवन को देखा जाए, लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। यानी अगर हम कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, तो इसका मतलब नहीं कि गांव थे ही नहीं। बिना गांव के नगर का अस्तित्व संभव ही नहीं, क्योंकि गांव के लोग भी अपना जीवन यापन भोजन से ही करेंगे, और भोजन हमेशा ध्यान रखिएगा प्राथमिक क्रियाओं से ही आएगा, किसानों की ही मेहनत से आएगा। अनाज वही पैदा करेंगे, और अनाज खेतों में पैदा होता है। तो इस तरह की आर्थिक गतिविधियों वाला क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र कहलाता है। तो यहां पर नगरों के अलावा ये कह रहा है कि नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। तो अगर दो स्टेटमेंट आपके परीक्षा में लिखकर आता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, और दूसरा लिखकर आता है कि हड़प्पा सभ्यता में नगरीय जनजीवन के अलावा गांवों का अस्तित्व नहीं था, तो यह गलत स्टेटमेंट होगा। आज 21वीं शताब्दी में हम लोग कितने भी बड़े नगरीय जीवन की ओर बढ़ गए हो, लेकिन ग्रामीण जनजीवन आज भी साथ साथ पैरेलल। कोई भी दुनिया का देश उठा लीजिए, ऐसा नहीं अमेरिका का मतलब ये हो गया वहां गांव नहीं है, ब्रिटेन का मतलब वहां गांव नहीं, फार्मर्स वहां भी है, कल्टीवेशन वहां भी होता है। तो इसका मतलब नगरों के साथ साथ गांवों का अस्तित्व सह अस्तित्व के साथ होता है, को एग्जिस्टेंस है। वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। तो अनाज उगाना मतलब कृषि, और जानवर पालना यानी पशुपालन। तो कुल मिलाकर के कृषि और पशुपालन ही इनके आर्थिक जीवन का आधार था, इनकी इकोनॉमिक लाइफ का बेस यही था। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, यानी अब देखिए शासक वर्ग शहरों में रह रहा, लेखक और लिपिक वर्ग शहरों में रह रहा, जो दस्तकार हैं शिल्पकार हैं शहरों में रह रहे, लेकिन उनको खाने का सामान जो चाहिए वो गांव से ही आएगा। आज आप किसी भी बड़े शहर में रहते हो, चाहे आप दिल्ली में हो, चाहे पटना में हो, चाहे आप भोपाल में हो, चाहे आप लखनऊ में हो, लेकिन जब आपको अनाज चाहिए तो आप भले ही दुकान पर जाकर पैसा देकर अनाज ले आते, लेकिन दुकान तक वो अनाज कहां से आया? खेतों से, किसान की मेहनत से आया। तो यही ये बता रहा है कि इनको खाने का सामान गांव से ही आता था। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ये लाइन बच्चों परीक्षा के लिए बहुत अहम है, तो मैं ये कहूंगा कि इसे स्टार मार्क में आप लिख सकते हैं अलग से, ये आना ही आना कि हड़प्पा के लोगों द्वारा कृषि मुख्य फसलें कौन सी थी? गेहूं और जौ, ये इनकी मुख्य फसल थी। सीरियल क्रॉप, ये इनकी मुख्य फसल थी, गेहूं और जौ। लेकिन कुछ जगह से चावल की खेती का भी प्रमाण मिला, धान भी मिला। जैसे लोथल से धान की भूसी मिली है, जो ये दिखाती है कि चावल भी इनको नोन था, जानकारी थी। लेकिन मुख्य फसल गेहूं जौ थी, इसके अलावा दाल, मटर, तिल, सरसों भी ये उपजाते थे। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे अहम बिंदु है, वेरी इंपॉर्टेंट, आना ही आना है, इसे आप अलग से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि, ये देख रहे हैं खिलौना जैसा एक यहां पर कलाकृति दिखाई दे रही है हल, लकड़ी का बना हुआ, लकड़ी का हल। अब लकड़ी का हल क्या दिखाता है, ये कलाकृति क्या दिखाती है कि इसका मतलब खेतों की जुताई करना भी ये लोग जानते थे। क्योंकि अगर इसका इस्तेमाल हो रहा है, भले खिलौना है, ये खिलौना है, तो इसका मतलब वास्तव में भी कोई चीज, कोई टॉय हम बनाते हैं तो उसका एक वास्तविक रूप भी होता है। तो ये दिखाता है, इसका मतलब ये लोग खेतों की जुताई से परिचित थे, खेतों की जुताई भी करते थे अनाज बुआई से पहले। और इसका प्रमाण मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कालीबंगा नामक पुरास्थल से मिला। राजस्थान से एक पुरास्थल मिला है जिसका नाम है कालीबंगा, और कालीबंगा
का अर्थ होता है काली चूड़ियां। जैसे मोहनजोदाड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मरे हुए लोगों का टीला, मृतकों का टीला। ऐसे कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियां। ये राजस्थान के गंगानगर जिले के पास जो आज हनुमानगढ़ का क्षेत्र आता है वहां पर प्राप्त एक पुरास्थल है और वहां से हल रेखा के प्रमाण मिले। कुछ ऐसे हल रेखा बनी हुई, यानी खेतों में जुताई करते हैं तो जो रेखा बन जाती है, उस तरह के कुछ प्रमाण मिले हैं जो इंडिकेट करते हैं शायद ये लोग खेतों की जुताई से परिचित थे। तो जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी, ये अपने आप में तकनीकी उन्नत की बात थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप अपने नोटबुक में अलग से लिख सकते हैं। तो यहां जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग करना भी एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि ये प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे। ये हल किससे बनते थे? प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, इसीलिए वो नष्ट हो गए। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले। क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने तरीके अपनाए। उन्हें सिंचाई सुविधा का भी विकास हुआ था। संभवतः नहर जैसी प्रणाली से भी परिचित थे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, यानी देखिए पानी का संचय भी इनकी एक तकनीक थी। जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती थी। तो फसलों का उत्पादन अच्छा क्यों हुआ? अनाज का उत्पादन क्यों बेहतर हुआ? इसके पीछे का रीजन आप देखिए कि तकनीकी तौर पर उन्नति आई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया। जब अनाज बोने से पहले खेतों की जुताई की जाती है तो उससे जमीन की उर्वरता बढ़ जाती है और फसलें ज्यादा मात्रा में पैदा होती है, तैयार होती है, क्योंकि बीज बहुत सुरक्षित हो जाते हैं गहरे में जाकर जब वो बोए जाते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इनकी तकनीकी में परिवर्तन से अनाज का उत्पादन बढ़ा और ये इस बात से भी प्रमाणित होता कि बड़े बड़े भंडार गृह मिले, अनाज रखने के गोदाम। जैसे आपने पढ़ा हड़प्पा से अन्नागार मिला, मोहनजोदड़ो से एक विशाल इमारत मिली है अन्नागार। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, ये सब ऐसे जगह हैं जहां से भंडार गृह मिले, अन्नागार, अनाज रखने के कोठार, गोदाम। तो जो ग्रैनरी मिली है वो दिखाती कि अनाज भरपूर पैदा हो रहा था और तभी शहरीकरण को बल मिला, तभी अर्बनाइजेशन हुआ। हड़प्पा के लोग पशुपालन की अगर बात करें तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे, ये इनके मुख्य पशु थे। तो पशुपालन में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, आप देख सकते हैं मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल, दूध देने वाले पशुओं को पालना, या फिर उपयोगी, आर्थिक रूप से उपयोगी, जैसे भेड़ से ऊन मिलता था, तो इस तरह से दिखाता है कि ये लोग आर्थिक रूप से बड़े सक्षम थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो इनके फूडिंग हैबिट को दिखा रहा, इनके खान पान को दिखा रहा, इनके भोजन कैसे थे। यानी कि अब अगर आपके परीक्षा में एक प्रश्न आ जाए बच्चों, तो रिलेट करना भी तो सीखिए। ये मत कहे सर आपने लाइन तो नहीं पढ़ाई थी। अगर एग्जाम में आ जाए कथन लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, तो ये सही लिखा है गलत लिखा कैसे तय करेंगे? तो आप कहेंगे कि सर जब मछलियां पकड़ने का काम हो रहा है, हिरन जैसे जानवरों का शिकार हो रहा है, तो दिखाता है इनकी भोजन सामग्री भी रही होगी। और बाकी गेहूं जौ मुख्य फसल अभी आपने देखी। तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन फूड, दोनों फूड। तो शहरों और गांव दोनों में रहते थे। फिर भी इसे नगरीय सभ्यता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नगरों का विकास अपने आप में एक अद्वितीय बात थी, एक यूनिक चीज। इससे पहले शहर जो है भारतीय उपमहाद्वीप में अस्तित्व में ही नहीं थे।
तो नगरीय जनजीवन का विकास हुआ, इसीलिए इसे नगरीय सभ्यता कहते हैं। अदरवाइज भारत तो आज भी गांवों का देश है। 6 लाख से अधिक गांव भारत में है। आज भी भारत की आधे से अधिक आबादी गांव में रहती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ, महानगरों का विकास हुआ है। तो यहां इसे नगरीय सभ्यता इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे विशाल नगरों का अस्तित्व पता चलता है। प्रमाण मिलता है कि इतने विशाल काय नगर इन्होंने बनाए, दुर्गीकृत नगर बनाए, किलेबंद नगर बसाए, तो इसलिए इसे नगरीय सभ्यता कहा गया। तो इनका जनजीवन कैसा था वही इस अध्याय में आप पढ़ रहे हैं। आगे बढ़े तो फूड फॉर पीपल इन द सिटीज, यानी सिटी के लोगों का जो फूड था वो कहां से आता था, तो इसके बारे में आपने जो अध्ययन किया उसी का ये ट्रांसलेशन है। और मेन बात मैंने आपको बताई कि अगर हड़प्पन्स के मेन क्रॉप्स की बात की जाए, सेरेल क्रॉप्स की बात की जाए, तो व्हीट, बार्ले, पल्सेस, पीज, राइस, सीसेम, लिंस्ट, जो लिंसीड होती है, सरसों, मस्टर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से कुल मिला करके इनकी खेती बाड़ी बहुत अच्छी स्थिति में थी, यानी क्रॉप्स भी ग्रो करते थे और एनिमल रेयर्ड भी करते थे। कृषि और पशुपालन दोनों चीजें। बाकी मैंने कहा कि यहां पर प्लग मिला है। प्लग मिलना इस बात का इंपॉर्टेंस दिखाता है कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुके थे, कि खेती में एक नई तकनीक थी और वो था कि खेतों को डिग करने के लिए यहां पर ये प्लग का इस्तेमाल करने लगे थे। बाकी कैटल्स की बात करें, जिन कैटल्स को ये रेयर्ड करते थे उसमें शीप है, गोट है, बफेलो है, काऊ है, इस तरह से चीजों को इन्होंने पालतू बनाया। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात करेंगे तो कैटल, शीप, गोट, बफेलो ये सब इसमें शामिल थे। अब आगे बढ़ते हैं। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर मिला है, इसकी कुछ विशिष्टता है, ये बाकी नगरों से कुछ अलग दिखाई देता है, तो जरा उस पर चर्चा कर ली जाए। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों का नियोजन का मतलब प्लानिंग, बहुत ही नियोजित ढंग से शहर बसाना। जो हड़प्पा सभ्यता के नगरों का नियोजन था उसकी कुछ विशिष्टता थी, उसके कुछ पैटर्न थे, उसकी कुछ पद्धति थी। जैसे मकान पक्की ईंट के बनाए जाते थे, आग में पकाई गई ईंट का इस्तेमाल बताया था आपको। फिर मकान 2 मंजिला भी होते थे, प्रत्येक मकान में एक आंगन होता था, आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, कुछ घरों में कुएं भी बनाए जाते थे, नालियों की विशेष व्यवस्था होती थी, घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे खुलते थे। तो ये सब इनके नगरों की कुछ विशिष्टता हम लोग पढ़ चुके हैं। आज यहां पर यह कह रहा है कि गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर मिला, हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरास्थल गुजरात राज्य में मिला, और उस जगह का नाम है धौलावीरा। अब धौलावीरा की चर्चा ये अलग से क्यों कर रहा है, जरा देखें। पहली बात, ये कच्छ के इलाके में, रन ऑफ कच्छ में स्थित है। तो गुजरात का जो कच्छ जिला है, दरअसल एक दलदली जमीन का क्षेत्र है जिसे रन ऑफ कच्छ कहा जाता है। कच्छ का रन कहते हैं, कच्छ एक जिला भी है। तो उसी कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे एक नगर मिला है धौलावीरा। तो धौलावीरा कच्छ गुजरात में अवस्थित है, एक बात आपको यह पता चली। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि धौलावीरा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका मतलब होता है सफेद कुआं। धौला मतलब धवल मतलब सफेद, वीरा मतलब कुआं, तो धौलावीरा सफेद कुआं इसका अर्थ है। और यह बता रहा है कि एक नगर था, हड़प्पा कालीन नगर है। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। अब इस लाइन से गौर करना शुरू कर दीजिए, यहां से प्रश्न निकलेंगे। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा, अब जो लाइन है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे अहम है। मैं फिर एक बार आपको ध्यान दिला दूं, ये लाइन जो मैं लिखने जा रहा हूं या आपके सामने हाईलाइट करने जा रहा हूं, बहुत अहम है। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में बटे थे, याद आया?
पश्चिमी नगर और पूर्वी नगर। पश्चिमी नगर अपेक्षाकृत छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था। पूर्वी नगर, तो पश्चिमी और पूर्वी नगर आपको याद आया हो, जो टीला नगर या दुर्गीकृत नगर क्षेत्र और एक निचला नगर क्षेत्र, ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। मैंने एक प्रश्न भी दिया था, मैंने कहा था उल्टा स्टेटमेंट है, वही बोल रहा था अभी। तो आपको यहां पर अब क्या मिलेगा कि जहां हड़प्पा सभ्यता के बाकी नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में बटा था। तो ये बहुत अहम प्रश्न है, बहुत अहम बात है कि जो इनका नगर था वो नियोजित ढंग से बना था, प्लान मैनर में बना था, और नगरों को बनाने का एक पैटर्न था। ये 2 भाग में बटे होते थे, एक निचला नगर, एक को नाम दिया गया निचला नगर लोअर टाउन, और एक को कहा गया दुर्गीकृत नगर या नगर दुर्ग, यानी फोर्टिफाइड टाउन, किलेबंदी जिसकी की जाती थी, जहां शासक वर्ग के लोग रहते थे, संभ्रांत लोग रहते थे, रिच क्लास के लोग रहते थे। ये पढ़ ही चुके आप। तो अब यहां आप देख रहे हैं कि ये 3 भागों में बटा था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। ये गुजरात के धौलावीरा पुरास्थल की बात हो रही, हड़प्पा कालीन नगर धौलावीरा की बात हो रही है। और सूक्ष्म निरीक्षण का मतलब बहुत गहराई से इसकी विशिष्टता देखी जा रही कि बाकी नगरों से अलग है। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। तो एक खुला मैदान जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। अब आपके परीक्षा में एक प्रश्न आ जाएगा कि हड़प्पा कालीन किस नगर से एक स्टेडियम मिला। स्टेडियम क्या होता है? क्रीड़ांगन, जहां सार्वजनिक रूप से लोग कोई समारोह मनाने के लिए जमा हो, खेलने कूदने के लिए लोग जमा हो। तो एक खुला मैदान, सार्वजनिक मैदान मिला है जहां पर कुछ पब्लिक ओकेजन पर लोग गैदरिंग करते थे, सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। इसे स्टेडियम जैसा आप कह सकते हैं। यहां मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। अब देखिए, हड़प्पा लिपि के नमूने कहां से मिले, उसके सैंपल, उसके लेटर्स जो हमें मिले कि उसकी लिपि कैसी थी, धौलावीरा से। क्योंकि धौलावीरा से एक साइन बोर्ड मिला। साइन बोर्ड, साइन बोर्ड समझते हैं, जैसे नाम पट्टिका जो होती है, घर के सामने जो बोर्ड लगा होता है उस पर नाम लिखा होता है, घर के मालिक का या एड्रेस लिखा होता है। ऐसा एक साइन बोर्ड मिला, उस पर कुछ लिपियां लिखी हैं, बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। फिर लिखा, इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। जैसे आप देखते नहीं आजकल घर के आगे नेम प्लेट लगाई जाती है। ये एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। तो हड़प्पा की जो लिपियां मिली हैं वो किस पर मिली हैं? मुहरों पर मिली हैं, सील्स पर। लेकिन धौलावीरा से एक साइन बोर्ड मिला है जो गिरा हुआ है, और वो अभिलेख लकड़ी पर जड़ा गया है, यानी इन अभिलेखों को लकड़ी में जड़ा गया। तो ये साइन बोर्ड, इसीलिए मैंने नाम दिया नाम पट्टिका जैसा। तो ये कुछ इसकी अनोखी विशेषता है। अब ध्यान रखिएगा, इससे 3-4 प्रश्न बच्चों परीक्षा में आ सकते हैं। सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से एक साइन बोर्ड मिला, या हड़प्पा कालीन किस नगर से उसके बड़े बड़े अक्षरों वाली लिपियों के नमूने मिले, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरास्थल नगर नियोजन में बाकी अन्य से अलग था। बाकी 2 पार्ट में बटे थे, ये 3 पार्ट में बटा था। तो इससे कई तरह के प्रश्न निकल सकते हैं, और जहां जहां से प्रश्न बन सकते हैं मैंने हर जगह पर अंडरलाइन कर रखा है। तो याद रहेगा बच्चों, यहां पर कौन कौन सी बातें बहुत महत्वपूर्ण हो गई, एक बार मैं उसको फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूं। तो धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था, एक पॉइंट याद रखिएगा, बाकी 2 भागों में बटे होते थे। दूसरी, इसमें बड़े बड़े प्रवेश द्वार बने मिले हैं। यहां पर एक खुला मैदान मिला है, क्रीड़ांगन मिला है, स्टेडियम मिला है। हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। यहां से जो लकड़ी में जड़ा हुआ, यानी साइन बोर्ड, इसे मैंने एक नाम दिया, नाम पट्टिका आप कह सकते हैं, आप शॉर्ट में साइन बोर्ड याद रख सकते हैं। और हड़प्पा की जो लेख है, लिपियां ज्यादातर किस पर मिली है? मुहरों पर मिली।
ये सारे तथ्य याद रहेंगे। आगे बढ़ूं। फिर गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी यानी सहायक नदी, उसकी एक छोटी सी धारा के किनारे बसा लोथल नगर। अब देखिए लोथल कहां बसा, तो लोथल के बारे में एक चीज आपने जाना है, गुजरात में है। दूसरा, ये आज की डेट में अहमदाबाद के पास, अहमदाबाद के पास। अब आप कहेंगे सर अहमदाबाद कहां से ले आए, तो क्या लिखा है, साबरमती की एक उपनदी। तो ये उपनदी का नाम भी बता देता हूं, इसका नाम था भोगवा, भोगवा नदी। तो अहमदाबाद के पास मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसमें साबरमती का जिक्र हुआ और साबरमती नदी के किनारे ही अहमदाबाद शहर बसा। और साबरमती की एक उपनदी है भोगवा रिवर, ये भोगवा नदी के किनारे या उसके तट पर बसा हुआ पूरा स्थल मिला। अब इसकी कुछ विशेषताएं बता रहा। लोथल ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। तो लोथल किस लिए प्रसिद्ध आपको दिखाई दे रहा, यहां आप देख रहे हैं, कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। ये पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ये लाइन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अहम है कि पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा हड़प्पाई नगर था, लोथल। यहां एक भंडार गृह भी मिला है, अन्नागार जिसकी मैं बात कर रहा था। इस भंडार गृह से कई मोहरें भी मिली हैं। मुद्रांकन या मोहर बंदी यानी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले। फिर इसके अलावा आप देखेंगे यहां से एक बंदरगाह भी मिला जिसका चित्र भी आप देख सकते हैं। एक बड़ा सा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। यानी इसी को हम कह सकते हैं कि एक डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड, डॉकयार्ड का मतलब होता है जहां पर जहाज को रोका जाए, पानी के जहाज आकर के रुके, या इसे हम कई बार बंदरगाह भी बोल देते हैं, लेकिन पोर्ट नहीं बल्कि ये जहाजों का लंगर जहां डाला जाता है, जहां पानी वाले जहाज खड़े किए जाते हैं, उनकी मरम्मत की जाती है, शिपयार्ड। तो यहां एक डॉकयार्ड मिला है और यही कारण है कि लोथल को एक विशेष नाम दिया गया। लोथल को पोर्ट सिटी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन कहा गया, इसे पोर्ट सिटी कहते हैं, यानी इसे नाम दिया गया है बंदरगाह नगर। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर बंदरगाह नगर कहलाता है, लोथल, क्योंकि यहां से बंदरगाह मिला। ये क्या दिखाता है कि समुद्री व्यापार से भी ये लोग परिचित थे, समुद्री रास्ते से भी व्यापार करते थे। यानी सिंधु सभ्यता के काल में समुद्री व्यापार भी प्रचलन में था, इस बात का प्रमाण यहां से मिलता है। यानी सी रूट से भी ट्रेड करते थे, इस बात का एविडेंस इससे मिलता है। संभवतः यहां पर माल चढ़ाया उतारा जाता नहीं, जहां पर जहाजों का लंगर डाला जाए, पानी के जहाज आके रुके, उस पर लोडिंग हो, उससे सामान उतारा जाए। तो इस तरह से ये एक बहुत महत्वपूर्ण शहर था। यहां पर एक इमारत मिली है जहां संभवतः मनके बनाने का काम होता था। यानी मनके बनाने का कारखाना कहां से मिला है, लोथल से, लोथल से मिला। और ऐसे ही सिंध सभ्यता का एक और स्थल है चन्नू दड़ो, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चन्नू दड़ो और लोथल से मनके बनाने का कारखाना मिला, पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके मिले हैं। इसी से लगता है कि यहाँ पर बीट्स बनाए जाते थे, मनके, जो आपको पिछली क्लास में मैंने चित्र भी दिखाया था, गले में पहनने वाले आभूषण जैसी चीजें इससे बनती थी। तो इसी पर पूरी जानकारी यहां पर आप देखें ट्रांसलेटेड भी है। मैंने बताया ना डॉकयार्ड लोथल से मिला है। तो ये सारी चीजें बच्चों एक बार आप ट्रांसलेटेड फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, जिनका मीडियम इंग्लिश है वो इस नोट्स को फॉलो करेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा, मैंने एक टर्म यूज किया बार बार, मुद्रा या मुहर या मुद्रांकन या मुहर बंदी, ये क्या?
तो मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। जैसे आज भी सामान की जब शिपिंग होती है, एक जगह से दूसरी जगह उसे भेजा जाता है, तो उस पर सील लगाई जाती है। सील समझ कहते नहीं, सील लगी हुई, सील टूटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो सामान प्रमाणिक नहीं है। तो सामान की प्रमाणिकता की जांच में जो सील लगाई जाती है, हम लोग बोलचाल में आज भी इसका प्रयोग करते हैं। तो मोहर इसका मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो सामान भेजा गया उसकी प्रमाणिकता के लिए। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को ही मुहरबंदी कहते। अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई, जैसे आज होता। आप कोई सामान खरीदते हैं, सील पैक कहते हैं देना भाई, सील टूटी हुई तो आप कहते हैं नहीं ये यूज किया गया है, मैं नहीं लूंगा। बिल्कुल वही कंसेप्ट है। तो आप सोच सकते हैं उस जमाने में मुहर कैसे तैयार होती थी और इन मुहरों पर लेख भी मिले। तो सिंधु सभ्यता की ज्यादातर लिपियां, हड़प्पा सभ्यता की ज्यादातर लिपियां इसी पर मिली। तो इस तरह से आज भी मुहर का प्रयोग होता है, लेकिन अब एडवांस टेक्नोलॉजी, पहले गीली मिट्टी को ये किस तरह से पोत कर उस पर मुहर की छाप बनाते थे, सील मारते थे। आगे बढ़े तो सील्स या सीलिंग क्या होता है ये आप समझ गए। फिर इसके बाद अब बात करने जा रहे हैं कि आखिर ये सभ्यता पतन कैसे हुआ, इसका शिकार कैसे, यानी सभ्यता के अंत का क्या रहस्य है, क्या कारण है, इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसका डिक्लाइन कैसे। देखिए पहली बात, सभ्यता के पतन का मतलब कदापि ये नहीं है कि सब लोग मर मर आ गए, बल्कि सभ्यता के पतन का मतलब होता है जिन मुद्दों पर यह प्रसिद्ध हुई थी या जो इसके विशिष्ट लक्षण थे वो धीरे धीरे गायब हो गए। नगरों का नष्ट होना, लोगों का नगरों से गांव की ओर पलायन कर जाना, अधिशेष उत्पादन घट जाना, व्यापार की स्थिति कमजोर पड़ जाना, यही पतन है। क्योंकि सिंधु सभ्यता की बहुत सारी विशिष्टताएं हमारे जीवन में आज भी मौजूद है। जैसे धर्म में ये लोग भगवान शिवलिंग के उपासक थे, शिवलिंग की पूजा का प्रमाण मिला, आज भी शिवलिंग पूजा होती है। ये लोग पशुओं की पूजा करते थे, पक्षियों की पूजा करते थे, नदियों की पूजा करते थे, अग्नि पूजा करते थे, कालीबंगा से अग्नि कुंड मिला। तो ये सब आज भी है। यहां से स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं, जादू टोने का प्रमाण मिलता है, तो ये सब आज भी मौजूद है। यानी कुल मिलाकर के इनके मूल लक्षण गायब हो गए। तो ये कहता है लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। तो लगभग 3900 साल पहले का मतलब क्या हुआ कि पतन का ये समय बता रहा है 1900 ईसा पूर्व के आसपास इसका पतन प्रारंभ होता, बदलाव यहीं से शुरू होता। अराउंड 1900 बीसी अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग, लेखन होता था, मुहर बनाई जाती थी, बांट का प्रयोग आपने देखा था, ये क्या हुआ, बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया, यानी व्यापार भी कमजोर पड़ रहा है। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जो साफ सफाई इनकी विशिष्टता बताई थी वो देखिए कमजोर पड़ने लगी। जल निकासी प्रणाली कहा था इनकी अद्वितीय थी, यूनिक थी, वो नष्ट हो गई। और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनने लगे। तो कहा दुर्गीकृत नगर बनते थे, फोर्टिफाइड टाउन, यानी कि एक पूरी चहार दीवारी, एक बड़े बड़े किलेबंद नगर थे, अब उसकी जगह झुग्गी झोपड़ी बन रही है। यही तो नगरीय जनजीवन का पतन। इसीलिए कहते हैं सभ्यता नष्ट हो गई, क्योंकि मूल चरित्र गायब हो गया, मूल लक्षण नष्ट हो गए। अब बात आती कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो ये बड़ा विवादित विषय है, इस पर कुछ एग्जैक्टली पता नहीं है। अलग अलग विद्वानों ने इस पर अलग अलग राय रखी। जैसे कुछ विद्वान कहते हैं कि नदियां सूख गई थी, एक कारण ये है, इसे ध्यान रखिएगा, पतन के कारण आ गए। कुछ कहते हैं जंगलों का विनाश हो गया था। अब आप कहेंगे सर जंगलों के विनाश से क्या फर्क आया, संसाधन नष्ट हो गए भाई, पशुधन नष्ट होना शुरू हो जाएगा, चारागाह कम होते जाएंगे, लकड़ी नहीं मिलेगी, तो जो यहां पर वन्य जीव या वन्य संसाधन इनके पास था वो खत्म होने लगे। तो जंगल नष्ट होने लगे, नदियां सूखने लगी,
क्योंकि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो रहे थे। फिर इलाके में बाढ़ आ गई। जैसे सर जॉन मार्शल नाम के पुरातत्वविद हैं, इतिहासकार है, वो कहते हैं बाढ़ आई और सभ्यता नष्ट हो गई, नगर नष्ट हो गए। तो बाढ़ भी एक कारण बता रहे हैं, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। यानी आज भी इस सभ्यता के पतन पर विवाद है। यहां तक कि कुछ ऐसे भी पुरातत्वविद या इतिहासकार हुए जो कहते हैं आर्य नाम के कुछ लोगों ने, जो कि एक भाषाई समूह था, उन लोगों ने इन पर हमला बोला, आक्रमण किया। आर्यों के आक्रमण के सामने टिक नहीं पाए, ये पराजित हुए और वो इनको यहां से निकाल करके नगरीय जनजीवन को नष्ट करके ग्रामीण सभ्यता लाए। तो आर्यों के आक्रमण को भी पतन का कारण मान लिया गया, बाढ़ को भी पतन का कारण माना गया, प्रशासनिक शिथिलता आ गई, प्रशासन अच्छा नहीं रहा, शहरी प्रशासन बिगड़ गया, यह भी कारण माना गया, संसाधन खत्म हो गए, यह भी कारण माना गया। तो कई कारण इसमें बताए गए हैं। ये जो कह रहा प्रशासनिक नियंत्रण समाप्त हो गया, तो शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, ये एक और कारण है। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए, और फिर आगे चलकर आप देखेंगे 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ, जिसे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इसे कहा गया द्वितीय नगरीकरण, इसे सेकेंड अर्बनाइजेशन कहा गया। और सेकेंड अर्बनाइजेशन बच्चों आप आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। आप इसे आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण या गंगा वैली में सेकेंड अर्बनाइजेशन की घटना कब, 1400 साल बाद, यानी लगभग अगर देखा जाए तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व की यह बात कर रहा है, यानी कि 6th सेंचुरी बीसी की यह बात कर रहा है। और 6th सेंचुरी बीसी का मतलब यहां बच्चों आप समझ गए होंगे, लगभग 500 ईसा पूर्व की बात। आगे बढ़े तो एंड समझ में आ गया, इसके कई रीजन दिए गए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात दी गई है मिस्र के बारे में। ये कह रहा अपने एटलस में मिस्र ढूंढो, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ये एक अफ्रीकन कंट्री है, ये एक अफ्रीकी देश है। और मैंने कहा था नील नदी की घाटी की जो सभ्यता है वो इसकी समकालीन सभ्यता है। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान। तो नील नदी घाटी बहुत उपजाऊ इलाका इनका था, यहां भी एक सभ्यता विकसित हुई थी। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड कहा गया। तो मिस्र में गीजा नाम का एक शहर है जहां बड़े बड़े पिरामिड आज भी मौजूद हैं। पिरामिड, अब ये पिरामिड है क्या, बेसिकली मकबरा। और मकबरा क्या होता है, जहां दफनाए गए लोग हैं, जहां लोगों को दफनाया जाता था, उनके ऊपर जो इमारत या संरचना बनाई जाती थी उसे मकबरे को ही ये पिरामिड कहते हैं। तो पिरामिड बनाते थे ये कुछ इस तरह से। पिरामिड को आप देखेंगे, इसका चित्र आपके सामने है, यानी पिरामिड यहां पर एक आपको शेप दिखाई देगा। और आज भी हम लोग इसे मैथमेटिकली पिरामिड टर्म यूज करते हैं। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ही ममी कहा जाता था। तो पिरामिड क्या और ममी क्या है, ये आप सब जानते ही हैं। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थीं, जैसे खाद्यान्न सामग्री, पेय चीजें, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। और शव को दफनाने की परंपरा मिस्र में ही सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च करने की परंपरा दिखाई देती।
ये दिखा रहा है कि ये लोग पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन एक सभ्यता थी और इस संदर्भ में भी आपने एक जानकारी ली। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तिथियां रिवीजन के लिए दी गई जो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको एक बार बच्चों फिर से आप दोहरा लीजिएगा। तो आपका यह अध्याय समाप्त होता है। चलिए अब हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करें। तो आज के क्विज का पहला प्रश्न है, उम्मीद करता आप उत्तर दे पाएंगे। हड़प्पा वासी तांबे का आयात किस पश्चिम एशियाई देश से करते थे? From which West Asian country did the Harappans import copper? तो मैंने कॉपर की बात की थी, तांबे की बात की थी। घरेलू स्तर पर राजस्थान में खेतड़ी की खान से तांबा मंगाया जाता था डोमेस्टिक ट्रेड में, घरेलू व्यापार में। लेकिन विदेशी स्तर पर यह पश्चिम एशिया का एक देश था जहां से ये तांबा मंगाते थे और उसका नाम था ओमान, यानी ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था? यहां स्पष्ट कर दूं बच्चों, ये प्रश्न संख्या 2 है, गलती से 1 लिखा है, इसको 2 कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था? Which one of the following Harappan cities was divided into 3 parts? तो 3 पार्ट्स में कौन था? अभी थोड़ी देर पहले ही इसी पर चर्चा हो रही कि अन्यत्र हमें अन्य जगहों पर जो प्रमाण मिले 2 भागों में नगर बटे, लेकिन यहां पर 3 भाग मिलते हैं। तो आंसर आप क्या लगाएंगे? धौलावीरा। चलिए, तो आज हम सब ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तार से कुछ अन्य बातें की और अब आपका ये अध्याय कंप्लीट हुआ। यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन पर आपकी एनसीईआरटी में जो जानकारी दी गई है उसी को बेस बनाकर बच्चों मैंने समझाया है। आप अपनी बुक को एज इट इज फॉलो कर ले, बहुत नहीं तो बताने के लिए इस पर मैं 5 लेक्चर और भी ले लूं, लेकिन नहीं जरूरत है। आपको ज्ञानी नहीं बनना, आपको परीक्षा पास करनी। इसलिए अपने पाठ्यक्रम के दायरे में रहते हुए चीजों को बहुत ढंग से पढ़िए और जो मैंने हाईलाइट किया उसको रिवाइज करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और फिर इस तरह से इस अध्याय को आप पढ़ लेंगे एक बार, तो मैं दावे से कहता हूं कि इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं मिलेगा। तो आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। अब आपको स्पष्ट कर दूं कि हम लोग अगली क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? अध्याय 4 यानी चैप्टर 4, जिसमें हम लोग वैदिक कालीन जीवन पर बात शुरू करेंगे। तो आज के लेक्चर को ही समाप्त करते हैं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।